मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि आप मित्रों बीपीएससी बिहार शिक्षक 2024 ठीक है मित्रों, या फिर ए स्टेट 2024 का मित्रों यदि तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों, आज की क्लास में मित्रों हम लोग सभी वैसे ही प्रश्न को जिक्र करेंगे जो टीआरई 1 और 2 में मित्रों प्रश्न पूछे गए हैं। जिस तरीका से टीआरई 1 और टीआरई 2 में 5 ऑप्शन दे करके मित्रों पूछा गया था, उसी तरीका से हम भी आपके पास जैसे प्रश्न लाए मित्रों। अतः क्लास को अंतिम समय तक जरूर जुड़े हुए रहें। इस चैनल पर मित्रों प्रतिदिन सुबह 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, और जो मेरा न्यू चैनल है दक्ष म्यूजिक क्लासेस, मित्रों शाम 8 बजे जैसे म्यूजिक के प्रतिदिन क्लास लिए जाते हैं। अतः क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। बच्चों, बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर हम लोग बारीकी से केयर करेंगे, और जिस प्रश्न का आंसर आपको आता है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो आज का पहला प्रश्न बच्चों कि अलंकार क्या है, बताइए फटाफट। अलंकार क्या है? ए में आपका वाद्य है, बी में टेम्पर है, सी में मित्रों मेलोडिक या हार्मोनिक सौंदर्य है, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में है मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फटाफट आंसर कि अलंकार क्या है। जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों अलंकार जो है आपका मेलोडिक या हार्मोनिक सौंदर्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। ठुमरी के मुख्य कितने प्रकार माने जाते हैं? ठुमरी के मुख्य कितने प्रकार माने जाते हैं? तो ए में आपका मित्रों 2 है, बी में आपका 5 है, सी में मित्रों 3 है, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फर्स्ट आंसर कि ठुमरी के मुख्य कितने प्रकार माने जाते हैं। बच्चों, जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में फटाफट आप लोग इसी तरीका से देते रहिए। तो प्रश्न मित्रों कि ठुमरी के मुख्य कितने प्रकार है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ठुमरी के मुख्यतः 2 प्रकार है। कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। दोनों का आप नाम जान जाइए। ठीक है, सबसे पहले आपको यदि याद है तो आप बता सकते हैं ठुमरी के कौन से 2 प्रकार हैं। तो मित्रों पहला जो आपका है बोल बनाओ की ठुमरी। फर्स्ट क्या हो जाएगा? बोल बनाओ की ठुमरी। इसमें क्या होता है कि बोल बनाओ की ठुमरी को बनारसी ठुमरी भी कहा जाता है। सेकेंड नंबर में बच्चों आप नोट कीजिए कि बोल बौट की ठुमरी। बोल बौट की ठुमरी। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न बच्चों कि चतुरंग किनके अंग हैं? बताइए फटाफट। चतुरंग किनके अंग हैं? ठीक है, हालांकि यहाँ पर गलती हम पढ़ दे। चतुरंग के कितने अंग हैं मित्रों? सही प्रश्न है। चतुरंग के कितने अंग हैं? ए में आपका मित्रों 4 है, बी में 3 है, सी में 8 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, और ई में है बच्चों आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि चतुरंग के कितने अंग हैं। तो बच्चों आपको बताते चले कि चतुरंग के कुल 4 अंग है। मतलब एप्पल आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और सभी प्रश्न बच्चों आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। मारवा थाट की पहचान क्या है? मारवा थाट की पहचान क्या है? तो ए में आपका मित्रों ऑप्शन है रे कोमल म तीव्र, बी में आपका है ध कोमल, सी में है ग नि कोमल, डी में है बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट अब कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि मारवा थाट की पहचान क्या है। तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो बच्चों बताइए कि मारवा थाट की पहचान क्या है। तो इस प्रकार एक साथ यदि आप लोग बच्चों मिलकर आंसर दे रहे हैं ताकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर दे दिया जा रहा है, तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब कि रे कोमल तथा म तीव्र। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों स्वरों को विलंबित लय में फैलाकर गाना क्या कहलाता है? स्वरों को विलंबित लय में फैलाकर गाना क्या कहलाता है? ए में आपका संवादी है, बी में तान है, सी में वादी है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि स्वरों को विलंबित लय में फैलाकर गाना क्या कहलाता है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मतलब ई आंसर आपका क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करिए। अगला प्रश्न मित्रों
किसने वाद्यों को 4 वर्गों में बांटा है? किसने वाद्यों को 4 वर्गों में बांटा है? ए में आपका मित्रों भरत साहब है, बी में आपका जो ऑप्शन मित्रों सारंग देव है, सी में मतंग मुनि है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से बच्चों आंसर दीजिए कि किसने वाद्यों को 4 वर्गों में बांटा है। तो बच्चों आपको बताते चले कि सारंग देव साहब ने वाद्यों को 4 वर्गों में बांटा है। चारों का नाम आप जान जाइए। पहला है तत्, दूसरा है सुशीर, तीसरा का मित्रों अवनद और चौथा आपको घनवाद। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एक चीज और मित्रों बताते चले कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है? सारंग देव है, जिसमें 4 प्रकार के वाद्यों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि ध्यान दीजिएगा, ऑर्केस्ट्रा की संज्ञा किसे दी गई है? ऑर्केस्ट्रा की संज्ञा किसे दी गई है? बच्चों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि ऑर्केस्ट्रा की संज्ञा किसे दी गई है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है कार्ड, बी में वृंदवादन, सी में हारमोनी, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है बच्चों आपका ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि ऑर्केस्ट्रा की संज्ञा किसे दी गई है। तो बच्चों आपको बताते चलें कि ऑर्केस्ट्रा की जो संज्ञा दी गई है वृंदवादन को दी गई है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। एक चीज बच्चों आपको जरूर बोलेंगे कि यदि जीवन में सफल होना है तो प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए बच्चों। आगे आने वाला समय आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप कम समय में सफलता पाना चाहते हैं तो मित्रों इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिए ताकि सभी बच्चे एक साथ जुड़ जाए। तो मित्रों प्रश्न है, यह राग बिलावल थाट का है? ए में शंकरा है, बी में बसंत है, सी में पूजा है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से बच्चों कमेंट्स में आंसर दीजिए, यह राग बिलावल थाट का है। तो मित्रों हो जाएगा आपको शंकरा। क्या हो जाएगा? शंकरा कहने का मतलब है कि एप्पल आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि वेंकटमुखी द्वारा कितने मेलों की रचना की गई? वेंकटमुखी द्वारा कितने मेलों की रचना की गई? ए में आपका 72 है, बी में मित्रों 55 है, सी में 33 है, डी में आपका बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से बच्चों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि वेंकटमुखी द्वारा कितने मेलों की रचना की गई। तो बच्चों आपको बताते चले कि वेंकटमुखी द्वारा 72 मेलों की रचना की गई। सभी प्रश्न का आंसर आप लोग इसी तरीका से कमेंट्स में देते रहिए। गलती होने से आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट्स में आंसर देते हैं कि सर मेरा बहुत सारा आंसर गलत हो जा रहा है। इससे आपको क्यों घबराना? जो प्रश्न का आंसर आपका गलत हो गया वो आगे आने वाला समय में आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि आप 100% उसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न बच्चों कि भारत ने अंतर्गंधार स्वर को किस ध्वनि पर माना है? भारत ने अंतर्गंधार स्वर को किस ध्वनि पर माना है? ए में आपका मित्रों 3 है, बी में 2 है, सी में 11 है, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भारत ने अंतर्गंधार स्वर को किस ध्वनि पर माना है। तो मित्रों आपको बताते चलें, इस प्रश्न का आपका आंसर यदि याद है तो कमेंट्स में आप जरूर दीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न बच्चों कि तबले में कितने गट्टे होते हैं? बताइए, 1000 मरतबा हम बता चुके हैं कि तबले में कितने गट्टे होते हैं। ए में आपका 10 है, बी में 8 है, सी में 15 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से कमेंट में आंसर दिया कीजिए, क्योंकि यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है कि तबले में कितने गट्टे होते हैं। तो मित्रों आपको बताते चलें कि तबले में कुल 8 गट्टे होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि सोमनाथ के अनुसार कितने मेल माने गए हैं? मेल मतलब थाट, तो मतलब सोमनाथ साहब के अनुसार कितने मेल माने गए हैं? ए में आपका मित्रों जो ऑप्शन है ध्यान दीजिएगा 20 है, बी में आपका 23 है, सी में 19 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से बच्चों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सोमनाथ के अनुसार कितने मेल माने गए हैं।
बच्चों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार दिया कीजिए। तो सोमनाथ के अनुसार मेल की संख्या कितना है? 23 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है मित्रों। इस प्रकार यदि आप सफल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए और प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों जैसे इस चैनल पर म्यूजिक के क्लास चलाए जाते हैं, अतः क्लास को प्रतिदिन आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है। प्रश्न मित्रों, वैदिक कालीन संगीत का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है? ए में आपका अनुबंध गान, बी में मित्रों आपका सामगान, सी में निबंध गान, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से बच्चों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि वैदिक कालीन संगीत का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि वैदिक कालीन संगीत का एक महत्वपूर्ण अंग आपको जो है सामगान है, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका क्या है? सही है बच्चों। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ताल के कितने प्राण होते हैं? ए में आपका मित्रों 8 है, बी में 10 है, सी में 12 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में जो आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए। क्वेश्चन आते ही फट से पढ़कर आप आंसर दीजिए। जितना कम समय में अधिक आंसर आप देने लगते हैं उतना आपको एग्जाम निकलने के चांस ज्यादा होता है। तो मित्रों ताल के कितने प्राण है? तो ताल के कुल 10 प्राण है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों क्या है? सत्य है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों कि प्रणव भारतीय के लेखक कौन है? बताइए, आपको याद होना चाहिए कि नहीं याद होना चाहिए कि प्रणव भारतीय के लेखक कौन है? बहुत बार मित्रों हम बता चुके हैं कि ए में आपका लालमणि साहब है, बी में आचार्य बृहस्पति देव है, सी में मित्रों पंडित ओमकार नाथ ठाकुर है, इनका जन्म 1897 में हुआ था, और मित्रों डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फट से आंसर कि प्रणव भारतीय के लेखक कौन है? तो मित्रों आपको बताते चले कि प्रणव भारतीय के जो लेखक हैं ओमकार नाथ ठाकुर साहब हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न बच्चों कि जनक राग का स्वर संरचना कैसी होती है? जनक राग का स्वर संरचना कैसी होती है? ए में बाबू आपको ऑप्शन है संगीत स्वरों की एक समृद्ध श्रृंगार भाषा, बी में मित्रों शुद्ध स्वरों का समृद्ध तालिका संगीत, और सी में आपका बच्चों ऑप्शन है अविभाजित श्रुतियों पर आधारित स्वरों का समृद्धि, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। फर्स्ट आप कमेंट्स आंसर दिया कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अविभाजित श्रुतियों पर आधारित स्वरों का समृद्धि। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि वर्जित स्वर का क्या अर्थ है? वर्जित स्वर का क्या अर्थ है? ए में आपका अपूर्ण स्वर है, बी में निषेधित स्वर है, सी में मित्रों अद्वितीय स्वर है, डी में आपका बच्चों ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि वर्जित स्वर का क्या अर्थ है? जिस प्रश्न का मित्रों आपको आंसर आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो वर्जित मतलब होता है निषेध करना, मतलब प्रयोग नहीं करना। तो मित्रों वर्जित स्वर का क्या अर्थ है? तो निषेधित स्वर, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बच्चों क्या है? सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि पाश्चात्य संगीत में कितने से स्वर होते हैं? पाश्चात्य संगीत में कितने जैसे शुद्ध स्वर होते हैं? सीधा सीधा याद रखिए, पाश्चात्य संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं? शुद्ध स्वर होते हैं तो मित्रों ए में आपका 7 है, बी में 5 है, सी में 3 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से बच्चों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पाश्चात्य संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं? तो मित्रों पाश्चात्य संगीत में कुल 7 शुद्ध स्वर होते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों? ए आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने किस कला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया? ठीक है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है रविंद्र भारती विश्वविद्यालय, बी में बच्चों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी में आपका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों बताइए फर्स्ट आंसर कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने किस कला विश्वविद्यालय का निर्माण किया? तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों घराना का अर्थ क्या है? घराना का
अर्थ क्या है? ए में आपका मित्रों गीतों का समूह, बी में गायन की शैली, सी में बच्चों एक मौसिकी समूह, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों, फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि घराना का अर्थ क्या है। तो बच्चों आपको बताते चलें कि जो घराना का अर्थ है गायन की शैली। क्या हो जाएगा? गायन की शैली कहने का मतलब बच्चों की ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि धातु की एक छोटी पत्ती जिससे सरोद बजाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मतलब सरोद किससे बजाया जाता है? ए में आपका जवा है, बी में आपका मनका है, सी में पतिया है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट आप कमेंट्स आंसर दिया कीजिए कि सरोद किससे बजाया जाता है। तो मित्रों सरोद जो बजाया जाता है आपको जवा से बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न बच्चों कि जाति के लक्षण हैं, मतलब जाति के कुल कितने लक्षण हैं? ए में आपका मित्रों 13 है, बी में 10 है, सी में 8 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में आपका मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों आप आंसर कमेंट्स में दिया कीजिए कि जाति के कुल कितने लक्षण हैं। तो जाति के कुल 10 लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि संगीत रत्नाकर किसकी रचना है? बताइए इस प्रश्न का आंसर आपको देना चाहिए कि नहीं। यदि आप लोग इतना दिन से म्यूजिक का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी या स्टेट आपको देना है, तो आपको इसका आंसर जरूर याद होना चाहिए कि संगीत रत्नाकर किसकी रचना है। ए में आपका मित्रों मतंग साहब है, बी में अहोबल साहब है, सी में सारंग देव है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में आपका मित्रों ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए संगीत रत्नाकर किसकी रचना है? तो मित्रों संगीत रत्नाकर आपको सारंग देव साहब की रचना है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे कि वाद्य वर्गीकरण क्या है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है संगीत का विभाजन, बी में मित्रों वाद्य संगीत का क्षेत्र, सी में बच्चों वाद्य संगीत में उपयोग होने वाले यंत्रों की व्यवस्था और डी में आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि वाद्य वर्गीकरण क्या है। तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उसको कमेंट्स में आप जरूर आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों वाद्य वर्गीकरण क्या है तो आपको बताते चलें, इसका ऑप्शन जो है सी नंबर सही है, वाद्य संगीत में उपयोग होने वाले यंत्रों की व्यवस्था। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियां मान्य है। बताइए इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में 100% देना बच्चों कि भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियों की कितनी श्रुतियां मान्य है। ए में आपका बच्चों ऑप्शन है 12, बी में 22, सी में 7, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए कि भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियों का मान्य है। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा कि भारतीय संगीत में कुल 22 श्रुतियों का मान्य है। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राग जाति का निर्धारण ... के आधार पर करते हैं, मतलब राग जाति का निर्धारण जो है किसके आधार पर करते हैं। ए में आपका बच्चों ऑप्शन है श्रुति के आधार पर, बी में आपका जो है स्वरों की संख्या के आधार पर, डी में मूर्छना के आधार पर, सी में मूर्छना के आधार पर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से बताइए कमेंट्स में अंतर राग जाति का निर्धारण ... किसके आधार पर करते हैं। तो मित्रों आपको बताते चलें कि इसका आंसर आपको हो जाएगा स्वरों की संख्या पर आधार पर। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी आपका क्या है? सही है बच्चों। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि स्वर व्यवस्था का क्या अर्थ है। प्रश्न बहुत बारीकी से ध्यान सुनिए कि स्वर व्यवस्था का क्या अर्थ है। ए में आपका है संगीत में रागों का आदान प्रदान, बी में है संगीत में स्वरों की क्रमबद्धता, सी में बच्चों संगीत में ताल की व्यवस्था, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि स्वर व्यवस्था का क्या अर्थ है। तो बच्चों आपको बताते चलें कि स्वर व्यवस्था का जो अर्थ है मित्रों इसका ऑप्शन आपका जो हो जाएगा बहुत अच्छा बी नंबर, मतलब संगीत में स्वरों की क्रमबद्धता। ऑप्शन बी क्या है? सही है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि पखावज में स्वर ऊंचा करने के लिए क्या करते हैं। पखावज में
स्वर ऊंचा करने के लिए क्या करते हैं? ए आपका मित्रों आटा कम कर देते हैं, बी में ज्यादा कर देते हैं, सी में पूरी को कसते हैं, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से आप आंसर दिया कीजिए कि पखावज में स्वर ऊंचा करने के लिए क्या करते हैं। तो मित्रों आपको बताते चलें कि पखावज में स्वर ऊंचा करने के लिए बहुत अच्छा हम लोग आटा को कम कर देते हैं, आटा को कम कर देते हैं। ए पर आंसर मित्रों क्या है? सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग कि तबले के कितने वर्ण होते हैं। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि तबले के कितने वर्ण होते हैं। ए में आपका 15 है, बी में आपका 12 है, सी में 10 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट अब कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए कि तबले के कितने वर्ण होते हैं। तो बच्चों आपको बताते चलें कि तबले के कुल 10 वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ढोल मंदिरों में बजाया जाता है। बहुत बार मित्रों हम इस प्रश्न का आंसर आपको बता चुके हैं। इनमें से कौन सा ढोल मंदिरों में बजाया जाता है। तो ए में आपका तबला है, बी में नल है, सी में मित्रों इंडिका है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से बच्चों सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में आप लोग दिया कीजिए। इतने सारे बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद। क्योंकि जितने सारे बच्चे एक साथ जुड़िएगा उतना ही ज्यादा आप लोग को तैयारी सही ढंग से होगा। क्योंकि पढ़ने का सबसे ऊंची तरीका के ग्रुप डिस्कशन। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडिका। जो मंदिर में जो ढोल बजाया जाता है उसको इंडिका बोला जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि स्वर व्यवस्था में उच्चतम स्वर को क्या कहा जाता है। स्वर व्यवस्था में उच्चतम स्वर को क्या कहा जाता है। ए में आपका बच्चों जो ऑप्शन है सम है, बी में आपका तार स्वर है, सी में बच्चों आपका है मध्य स्वर और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से बच्चों कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए कि स्वर व्यवस्था में उच्चतम स्वर को क्या कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तार स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? तार स्वर। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का शुद्ध ध दक्षिण संगीत पद्धति के किस स्वर के समान है। ए में आपका मित्रों शुद्धनी है, बी में काकलिनी है, सी में मित्रों कौशिकनी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों फटाफट आंसर कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का शुद्ध ध दक्षिणी संगीत पद्धति के किस स्वर के समान है। तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा शुद्धनी। मतलब एप्पल आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। सभी के सभी प्रश्न TRE 2.0 में पूछे हुए प्रश्न है। इसी तरीका के आपके एग्जाम्स में आने का प्रश्न 100% चांस बनता है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। थाट का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। ए में आपका संगीत है, बी में मित्रों नृत्य है, डी में चित्रकला है, सी में चित्रकला है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि थाट का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो बच्चों आपको बताते चलें कि थाट का उपयोग जो होता है संगीत में होता है। किसमें होता है? संगीत में। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि संगीत में थाट का क्या महत्व है। संगीत में थाट का महत्व क्या है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है स्वरों की उच्चता, बी में है रागों का समूह, सी में मित्रों आपको ऑप्शन दिया हुआ है संगीतीय अनुभूति, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि संगीत में थाट का क्या महत्व है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कि रागों का समूह। रागों का समूह। ठीक है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है मित्रों। मेल स्वर समूह। ठीक है। द्राग व्यंजन शक्तिमान किस ग्राम में कहा गया है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है संगीत राज, बी में संगीत परिजात और सी में मित्रों संगीत रत्नाकर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर ग्राम नहीं होगा कि मित्रों ग्रंथ होगा। क्या होगा? ग्रंथ। ठीक है। इस प्रकार बताइए कि क्या आंसर होगा। फर्स्ट मित्रों कमेंट्स में आंसर आप जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा? ई। ठीक है।
ध्यान दीजिएगा बच्चों को फिर से, मेल स्वर समूह स्वैधाग व्यंजन शक्तिमान किस ग्रंथ में कहा गया है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताते चले मित्रों कि इसका वास्तविक आंसर क्या है, क्योंकि हम लोग को आंसर जानना अति आवश्यक है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा अभिनव राग मंजरी। क्या हो जाएगा? अभिनव राग मंजरी। मित्रों यह शब्द को, यह श्लोक को मित्रों व्याख्या किया गया है। आपको बताते चलें कि आपको कमेंट्स में खुद मित्रों बताना है कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है। आपको बताना है बच्चों कि अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है। ठीक है, यदि इस प्रश्न का आंसर आता है तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। राग किससे उत्पन्न होते हैं? राग किससे उत्पन्न होते हैं? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है ग्राम से, बी में मित्रों माद सेना से, और सी में मित्रों थाट से, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि राग किससे उत्पन्न होता है। तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो राग जो मित्रों उत्पन्न होता है आपको थाट से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? थाट से। अगला प्रश्न बच्चों, शुद्ध स्वरों वाला थाट कौन सा है? शुद्ध स्वरों वाला थाट कौन सा है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है विलावल, बी में आपका है भैरवी, सी में है भैरव, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों और क्या आंसर होगा कि शुद्ध स्वरों वाला थाट कौन सा है? बच्चों सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार दिया कीजिए। तो शुद्ध स्वरों वाला थाट कौन सा है? तो विलावल है। क्या है? विलावल। ठीक है, इस प्रकार आंसर क्या होगा मित्रों? एप्पल। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों हम लोग। दीर दा रा दा रा किस गत के बोल हैं? ए में मित्रों आपका राजा खानी गत है, बी में मस्जिद खानी गत, सी में फिरोज खानी गत, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा मस्जिद खानी गत, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि ताल क्या है? बताइए फट से, ताल क्या है? ए में आपका है नायक नायिका के भेद, बी में मित्रों ध्वनि मापने का तरीका, सी में बच्चों समय को मापने का एक तरीका, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ताल क्या है। सभी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स में पूछे हुए प्रश्न है और आगे पूछने की चांस बहुत ज्यादा बनता है। तो ताल क्या है मित्रों? फट से आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा समय मापने का एक तरीका है। ताल क्या है? समय मापने का एक तरीका है। प्रश्न है मित्रों कि उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में कौन से गीत गाया जाता है? ए में आपका बिरहा है, बी में मित्रों रसिया है, सी में आपका मित्रों कजरी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, और ई में मित्रों आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से बच्चों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कजरी। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों जो कि अति महत्वपूर्ण है, वादी किसे कहा जाता है? वादी किसे कहा जाता है? ए में आपका प्रधान स्वर, बी में संगत स्वर, सी में मित्रों उच्च स्वर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से आप कमेंट्स आंसर दीजिए कि वादी किसे कहा जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में अवश्य देना चाहिए, क्योंकि बहुत बार इस प्रश्न का आंसर हम बता चुके हैं। मित्रों एक चीज जरूर बताएंगे कि पेड फॉर पीडीएफ मित्रों इस नंबर पर आप जो है हमसे कांटेक्ट करें, आपको संपूर्ण जानकारी मित्रों म्यूजिक टीचर बनने के लिए आपको दिया जाएगा और संपूर्ण कोर्स भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आपका जो आंसर हो जाएगा कि वादी किसे कहा जाता है? तो प्रधान स्वर को क्या बोलते हैं? वादी स्वर बोला जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, आवर्तन का संबंध किससे है? ए में आपका बच्चों ऑप्शन है ताल, बी में है तान, सी में वादी, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से बच्चों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए
इसी तरीका से कि आवर्तन का संबंध किससे है, तो मित्रों आपको बताते चलें कि आवर्तन का जो संबंध है मित्रों ताल से है। किससे है? ताल से। इस प्रकार एप्पल आपका क्या आंसर है? सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारतीय संगीत और कर्नाटक संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? उत्तरी भारतीय संगीत और कर्नाटक संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? ए में आपका मित्रों 7 है, बी में आपका मित्रों 12 है, सी में 16 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में बच्चों आपको है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि उत्तरी भारतीय संगीत और कर्नाटक संगीत में कुल कितने स्वर हैं? तो 12 स्वर हैं। ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि पश्चिमी देशों में संगीत के अंतर्गत कौन सी विद्याएं आती है? तो ए में आपका गायन है, बी में मित्रों गायन तथा वादन है, सी में मित्रों नृत्य है, डी में आपका है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए बच्चों क्या आंसर? फटाफट बच्चों आप कमेंट्स में आंसर इसी तरीका से देते रहिए। और इतने सारे बच्चे आप लोग एक साथ मिलकर बच्चों जो आप लोग क्लास करते हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद, क्योंकि यही हमारा उद्देश्य ही था कि सभी बच्चे एक साथ पढ़ करके एक साथ म्यूजिक का शिक्षक बन जाएं। बच्चों इस क्लास को आप अधिक से अधिक लोगों को जरूर फैलाएं ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सकें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करीब करीब सभी बच्चे का आंसर सही है। अगला प्रश्न है, राग रागनी वर्गीकरण का क्या अर्थ है? राग रागनी वर्गीकरण का क्या अर्थ है? ए में आपका बच्चों ऑप्शन है एक तालमान का नाम, बी में मित्रों संगीतज्ञ स्वर स्थिति, सी में मित्रों रागों का वर्गीकरण, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से बच्चों कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि राग रागनी वर्गीकरण का क्या अर्थ है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि राग रागनी वर्गीकरण का जो अर्थ है ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका सही है, रागों का वर्गीकरण। रागों का वर्गीकरण। अगला प्रश्न मित्रवर कि नाद के कितने भेद बताए गए हैं? नाद के कितने भेद बताए गए हैं? ए में आपका मित्रों 1 है, बी में आपका 2 है, सी में आपका 3 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है और ई में है बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि नाद के कितने भेद बताए गए हैं। तो बच्चों आपको बताते चलें कि नाद के कुल 2 भेद हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। अगला प्रश्न मित्रों, स्वर व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए फट से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि स्वर व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है। बच्चों ए में आपका राग सुंदर बनाए रखने के लिए, बी में आपका ताल को सही बनाए रखने के लिए, सी में बच्चों संगीत की रचना को मदद करने के लिए और बच्चों डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों कि स्वर व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है? फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न का आपको आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि राग सुंदर बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न मित्रों जो कि अति महत्वपूर्ण है, यह 50 नंबर प्रश्न मित्रों, प्रतिदिन इस चैनल पर 80 MCQ प्रश्न हम लेकर के आते हैं ताकि एग्जाम बहुत नजदीक है, हम लोग को तैयारी अधिक से अधिक करना है। प्रश्न बच्चों कि राग रागनी वर्गीकरण में रागों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है ताल के आधार पर, बी में मित्रों स्वर समृद्धि के आधार पर, सी में मित्रों रागी वाद्य यंत्र के आधार पर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग रागनी वर्गीकरण में रागों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब स्वर समृद्धि के आधार पर। अगला प्रश्न मित्रों, तानसेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? मतलब इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है मित्रों? तो फट आप कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए। ई में आपका मित्रों ऑप्शन है राम चतुर मलिक, बी में मित्रों विलायत खान, सी में रविशंकर शर्मा, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा कि तानसेन पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो बच्चों आपको बताते चलें
कि तानसेन सम्मान से ऑप्शन कौन सा, राम चतुर मलिक साहब को तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया बच्चों। अगला प्रश्न है कि पंडित राम चतुर मलिक का जन्म किस वर्ष में हुआ था। पंडित राम चतुर मलिक का जन्म किस वर्ष में हुआ था। ए में आपका 1920, बी में 1931, सी में 1902, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पंडित राम चतुर मलिक का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो बच्चों आप फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो पंडित राम चतुर मलिक का जो जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1902 ईस्वी में हुआ था। आपको बताते चले मित्रों कि पंडित राम चतुर मलिक का जन्म जो है 5 अक्टूबर, ठीक है, 5 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। यह बिहार के दरभंगा जिले के, ठीक है, चमथा गांव के निवासी थे। यदि पूछ देगा कि पंडित राम चतुर मलिक का जन्म किस राज्य में हुआ था तो क्या टिक करिएगा, बिहार में। कब हुआ था तो 5 अक्टूबर 1902 ईस्वी में। और बिहार के किस जिला में हुआ था तो दरभंगा जिला में हुआ था। गांव का नाम क्या था तो चमथा। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि पंडित राम चतुर मलिक की गुरु शिष्य परंपरा कौन सी है। पंडित राम चतुर मलिक की गुरु शिष्य परंपरा कौन सी है। तो मित्रों ए में जो आपका ऑप्शन है मित्रवर उत्कृष्ट अभय नारायण मलिक, बी में है विलायत खान, सी में है रविशंकर शर्मा, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि पंडित राम चतुर मलिक की गुरु शिष्य परंपरा कौन सी है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा एप्पल उत्कृष्ट अभय नारायण मलिक। इस प्रकार बच्चों प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसे स्टडी ग्रुप में आप जरूर शेयर कर दिया कीजिए। यदि आप अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो मित्रों अभी तुरंत शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सभी आपके मित्र एक साथ जुड़ सकें। तो प्रश्न मित्रों कि एंड पिन किस वाद से संबंधित है, ठीक है, एंड पिन किस वाद से संबंधित है। ए में आपका मित्रों इसराज है, बी में वायलिन है, सी में तानपुरा है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि एंड पिन किस वाद से संबंधित है। तो बच्चों फटाफट आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा वायलिन। क्या हो जाएगा, वायलिन। कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों 3 4 होगा, 3 4 का 4 विभाग कौन सी ताल में होती है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है कहरवा ताल, बी में सुल ताल, सी में मित्रों झुमरा ताल, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि 3 4 का 4 विभाग कौन सी ताल में होती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा एप्पल कहरवा ताल। क्या हो जाएगा एप्पल, ठीक मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पंडित रविशंकर को किस विशेष सम्मान से नवाजा गया। बताइए जरूरी है कि नहीं आपके एग्जाम के लिए कि पंडित रविशंकर को किस विशेष सम्मान से नवाजा गया। ए में आपका मित्रों भारत रत्न, बी में है पंडित पुरस्कार, ठीक है, और सी में है संगीत रत्न, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट आप कमेंट्स में आंसर इसी तरीका से देते रहिए। इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करते रहिए। पंडित रविशंकर को किस विशेष सम्मान से नवाजा गया। तो मित्रों भारत रत्न से सम्मान से इनको नवाजा गया है 1999 में। अगला प्रश्न मित्रों पंडित रविशंकर ने किस वर्ष भारत रत्न प्राप्त किया था। देखिए पहले आपको बता ही दिए, यहाँ पर आंसर आया, क्वेश्चन आया भी है कि पंडित रविशंकर ने किस वर्ष में भारत रत्न प्राप्त किया था। तो ए में मित्रों 1999, बी में 1931 है, सी में मित्रों 1902 है और डी में आपका मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों कमेंट में आंसर दिया कीजिए, क्योंकि हम इसके पहले वाला प्रश्न में इस प्रश्न का आंसर डाल दिए थे कि पंडित रविशंकर ने किस वर्ष भारत रत्न प्राप्त किया था। इसका आंसर हो जाएगा एप्पल 1999 में, 1999 में। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि प्र प्लस बंध क्या कहलाता है। प्र प्लस बंध क्या कहलाता है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है सामगान, बी में अनिबंध गान,
सी में मित्रों प्रबंध, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि प्र प्लस बंध क्या कहलाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए कि प्र प्लस बंध क्या कहलाएगा, प्रबंध कहलाएगा। और यार इस संधि भी छेद है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का कोमल रे दक्षिण संगीत पद्धति डॉट 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 के समान है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का कोमल रे जो है से दक्षिणी संगीत पद्धति के समान है। अंतर्गंधार, ठीक है, बी में मित्रों पट श्रुति रे, सी में आपका शुद्ध रे, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए। इस प्रश्न का आंसर मित्रों क्या होगा। तो मित्रों बहुत अच्छा, इसी तरीका से आप लोग कमेंट्स में लगातार आंसर देते रहिए ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक तैयारी हो जाए। मित्रों आप वीडियो को जरूर लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, कमेंट्स में आंसर तो कंपलसरी डालिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शुद्ध रे। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का कोमल रे दक्षिणी संगीत पद्धति को जैसे शुद्ध रे के समान है। अगला प्रश्न मित्रों, गुण दोष क्या होते हैं। गुण दोष क्या होते हैं। ए में आपका मित्रों संगीत के राग लिम है, बी में मित्रों गीत के बोल है, सी में आपका किसी गायक की क्षमताएं और कमियां, सी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और डी ई में है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। फर्स्ट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए कि गुण दोष क्या होते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी गायक की क्षमताएं और कमियां को हम क्या बोलते हैं, गुण दोष बोलते हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित रविशंकर के साथ किस विदेशी वायलिन वादक ने सबसे अधिक जुगलबंदी बजाई है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन हो जाएगा यहूदी मेनहियम, बी में चार्ल्स डिकेंस, सी में मित्रों ई एम फॉरेस्टर और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पंडित रविशंकर के साथ किस विदेशी वायलिन वादक ने सबसे अधिक जुगलबंदी बजाई है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा यहूदी मेनहुयम, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न अति महत्वपूर्ण है कि कर्नाटक संगीत में खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है। ए में आपका ऑप्शन है 3, बी में है 4, सी में 5, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि कर्नाटक संगीत में खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है। तो बच्चों आपको बताते चलें कि कर्नाटक संगीत में खंड जाति में जो मात्राएं होती है मित्रों, आप फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मित्रों 5 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि तानपुरा का दूसरा तार किस स्वर में मिलते हैं। तानपुरा का दूसरा तार किस स्वर में मिलाते हैं। ए में आपका मित्रों मंद्रसा, बी में है मध्यसा, सी में मित्रों आपका है तारसा, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए कि तानपुरा का दूसरा तार किस स्वर में मिलाते हैं। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा मध्य स्वर में, मतलब मध्य सा में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है बच्चों। अगला प्रश्न है कि तबला वाद्य किस वाद्य से बना है। तबला वाद्य जो है किस वाद्य से बना है। ए में आपका बच्चों ऑप्शन है वायलिन, बी में है डमरू, सी में पखावज, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि तबला वाद्य किस वाद्य से बना है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि तबला वाद्य का जो मित्रों निर्माण हुआ है आपको पखावज से हुआ। किससे हुआ है, पखावज, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बच्चों क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग 65 नंबर प्रश्न को बारीकी से देखेंगे कि जाकिर होगा यहाँ पर, जाकिर हुसैन संबंधित हैं। बताइए इस प्रश्न का आंसर, जाकिर हुसैन साहब कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। ए में आपका मित्रों तानपुरा है, बी में तबला है, सी में सितार है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है और ई में आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फर्स्ट आंसर कि जाकिर हुसैन संबंधित है। यदि इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं तो बहुत दुख की बात है। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि जाकिर हुसैन साहब संबंधित हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तबला वादक हैं। क्या है,
तबला। ठीक है, जाकिर हुसैन साहब कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो तबला बजाते हैं। इस प्रकार मित्रों हम लोग 66 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। एक ताल में खाली कौन कौन सी मात्रा पर होती है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है 1 से 3 मात्रा, बी में 3 से 7 मात्रा, सी में 9 से 10 मात्रा, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि एक ताल में खाली कौन कौन सी मात्रा पर होती है? तो मित्रों आपको बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 3 से 7 मात्रा पर, मतलब ऑप्शन नंबर बी बच्चों हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों, तबला किस वर्ग विशेष का वाद्य है? तबला किस वर्ग विशेष का वाद्य है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है तत्, बी में वितत, सी में घन, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि तबला किस वर्ग विशेष का वाद्य है। तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो बच्चों बताइए कि तबला किस वर्ग विशेष का वाद्य है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि इनमें से खुले बोल की कौन सी ताल है? इनमें से खुले बोल की कौन सी ताल है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है मत ताल, बी में मित्रों आपका ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, आड़ाचर ताल, सी में पंचम सवारी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि इनमें से खुले बोल की कौन सी ताल है। तो मित्रों आपको बताते चलें इस प्रश्न का आंसर यदि आपको आ रहा है तो कमेंट्स में आप जरूर दिया कीजिए आंसर, और नहीं आंसर आ रहा फिर भी आप कमेंट्स में दीजिए ताकि आपको पता चल सकेगा कि जिस प्रश्न का आंसर हम दिए सही है या नहीं है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा मत ताल। ए पर आंसर बच्चों क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। सा प कौन से स्वर हैं? सा प कौन से स्वर हैं? ए में मित्र आपका चल स्वर है, बी में आपका अचल स्वर है, सी में कोमल स्वर है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि सा प कौन से स्वर हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि सा और प जो है अचल स्वर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रातः गेय राग है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रातः गाए जाने वाले राग है मित्रों? ए में आपका गौंड सारंग, बी में देशकर, सी में मुल्तानी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों कमेंट्स आप आंसर दिया कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रातः गेय राग है। तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा देशकर, मतलब ऑप्शन नंबर बी बच्चों क्या है? सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों जो कि अति महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। राग में कम से कम कितने स्वर प्रयुक्त किए जाते हैं? मतलब कितने, कम से कम कितने स्वर का प्रयोग होना राग में अनिवार्य है? तो ए में मित्रों जो आपका ऑप्शन है 4 है, बी में 5 है, सी में 7 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट बच्चों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए राग में कम से कम कितने स्वर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा राग में कम से कम 5 स्वर का प्रयोग होना अति आवश्यक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बच्चों आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों, राग वृंदावनी सारंग का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? राग वृंदावनी सारंग का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? ए में आपका मित्रों काफी है, बी में सुर मल्हार है, सी में मियां मल्हार है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से बच्चों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए कि राग वृंदावनी सारंग का सम प्राकृतिक राग कौन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको कमेंट्स में आ रहा है तब जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ई नंबर आंसर क्या है? सही। आपको कमेंट से मित्रों इसका आंसर देना है राग वृंदावनी सारंग का सम प्राकृतिक राग कौन है। अगला प्रश्न मित्रों, राग में कम से कम कितने स्वर होना चाहिए? अभी तुरंत हम बता चुके हैं राग में कम से कम कितने स्वर होना चाहिए।
तो मित्रों आप फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग में कम से कम कितने स्वर होना चाहिए। ठीक है, आप कमेंट्स में मित्रों तुरंत आंसर दीजिए ताकि आपको हम तुरंत जैसे क्लियर कर सके। तो राग में कम से कम मित्रों 5 स्वर होना अनिवार्य है। कुछ देर पहले मित्रों इसके पहले वाले प्रश्न में आपको आंसर था ये। इस प्रकार बच्चों इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न मित्रों कि वाज से क्या तात्पर्य है, वाज से क्या तात्पर्य है। तो ए में आपका मित्रों ऑप्शन है शैली, बी में मित्रों आपका ऑप्शन है आवाज, सी में यति, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में आपका मित्रों ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फर्स्ट आंसर कमेंट्स में कि बाज से क्या तात्पर्य है। तो मित्रों आपको बताते चले कि बाज जो है एक प्रकार की शैली है। क्या है, शैली है, मतलब ये नंबर आपका आंसर मित्रों क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न मित्रों कि ध्रुपद के कितने भाग होते हैं, ध्रुपद के कितने भाग होते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि ए में जो आपका ऑप्शन है 1, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में बच्चों उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों बहुत बार आपको क्लास में पढ़ा चुके हैं कि ध्रुपद के कितने भाग होते हैं। तो मित्रों आपके इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि ध्रुपद के कुल जो मित्रों भाग होते हैं 4 भाग होते हैं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई क्या है, सही है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों गत के कितने प्रकार हैं, गत के कितने प्रकार हैं। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है 5, बी में आपका 3, सी में है 2, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि गत के कितने प्रकार हैं। तो मित्रों आपको बताते चलें कि गत के जो है 2 प्रकार हैं। गत के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। बताइए फट से कमेंट्स में आंसर आप दीजिए कि आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है ठेका, बी में है सम, सी में एक पूरा चक्र, डी में बच्चों आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए कि आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। बच्चों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो आवृत्ति से मित्रों तात्पर्य एक चक्र पूरा होना, मतलब ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि प्राण पिया किसका उपनाम है। मित्रों हम बहुत बार बता चुके हैं कि प्राण पिया किसका उपनाम है। एक मित्रों हम क्लास ही ले चुके हैं, उसका वीडियो मित्रों इसी चैनल पर पड़ा हुआ है कि संगीतज्ञ तथा उनके उपनाम। ठीक है, उसी में से मित्रों एक प्रश्न डाला गया है कि प्राण पिया किसका उपनाम है। ए में आपका फयाज खां है, बी में बिलायत हुसैन खां है, सी में मित्रों अख्तर पिया है और डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि प्राण पिया किसका उपनाम है। तो मित्रों प्राण पिया जो मित्रों नाम है बिलायत हुसैन खां का उपनाम है प्राण पिया। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि विकृति जातियां कितनी है। फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि विकृति जातियां कितनी है। ए में आपका 5 है, बी में 6 है, सी में मित्रों 11 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि विकृत जातियां कितनी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि विकृत जातियां कितनी है। तो मित्रों विकृत जातियां कुल 11 है। ठीक है, कितने हैं, और प्राकृतिक जाति मित्रों कितना है, तो 7 है, दोनों को जोड़ तो कितना हो जाएगा 18। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों ताल शब्द किस धातु से बना है। ताल शब्द किस धातु से बना है। ए में मित्रों आपका ताल धातु है, बी में ए में आपका तल धातु है, बी में ताल धातु है, सी में मित्रों यत धातु है और डी में बच्चों आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में मित्रों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए और मित्रों अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों को मित्रों शेयर किया कीजिए। मित्रों पेड फॉर पीडीएफ है। ठीक है, अब मित्रों संपूर्ण कोर्स मित्रों खरीदने के लिए आप जैसे इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करें, मित्रों आपको तत्काल पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मित्रों ताल शब्द किस धातु से बना है।
तो आपको बताते चले कि ताल शब्द जो मित्रों है आपको तल धातु से बना है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे जो आज का अंतिम प्रश्न है। अनुद्रुत चिन्ह कितनी मात्राओं का होता है, अनुद्रुत चिन्ह कितनी मात्राओं का होता है। ए में बच्चों आपका ऑप्शन है 2, बी में है 4, सी में है 12, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों फटाफट आंसर कमेंट्स में कि अनुद्रुत चिन्ह कितनी मात्राओं का होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं बच्चों तो चैनल को अभी आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ठीक है। अभी तुरंत जस्ट टाइम मित्रों सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों बहुत कठिन परिश्रम के बाद वीडियो तैयार किया जाता है। अच्छा, आप हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को लाइक जरूर करें और इसे अपने हित के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने सगे संबंधित के लिए मित्रों इस चैनल को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिए ताकि आपके जितने भी सगे संबंधित हैं पढ़ करके एक म्यूजिक का शिक्षक बन सके। जिस तरीका से हम अपने दायित्व को निभा रहे हैं कि प्रतिदिन आपको क्लास ले रहे हैं उसी तरीका से आप भी अपने दायित्व को निभाइए। मित्रों अहम महत्वपूर्ण सूचना है कि आप लोग इतने सारे बच्चे एक साथ मिल करके कमेंट्स आंसर दे रहे हैं, इसके लिए सभी बच्चों को दिल से आभार प्रकट करते हैं और आपका तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा है। मित्रों पेड फॉर पीडीएफ आप जरूर पीडीएफ नोट्स कॉपी खरीद लीजिए। एक चीज और मित्रों, एक हम ग्रुप का निर्माण किए हैं, जितने भी बच्चे पीडीएफ खरीद चुके हैं, कोर्स खरीद चुके हैं, उनके लिए ग्रुप का निर्माण मित्रों हम किए हैं और उसमें सभी बच्चों को ऐड कर दिया गया है। अतः आप भी पैकेज खरीद करके मित्रों उस ग्रुप में जुड़ जाएं ताकि आपको संपूर्ण सूचना देते रहेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।